Good morning class. Hello students. Today we discuss histories chapter 10. Chapter 10 and part 1 discuss in this video, and our chapter 10 is the age of Guptas. Our chapter 10 is the age of Guptas. जो गुप्ता एज थी या जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. उसका पार्ट 1 जो है हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे. यस स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी डिस्कस न्यू वर्ड्स. स्टूडेंट्स, firstly we discuss new words. Yes, first new word is astronomer. Yes, first new word is astronomer. Yes, astronomer को जो हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञानी, जो जो कैलकुलेशन करते हैं अबाउट स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में जो कैलकुलेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर. यस देखिए, ए साइंटिस्ट who studies the star, planets and other natural objects in space. वो साइंटिस्ट जो किसके बारे में, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और अदर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है स्पेस में, अंतरिक्ष के अंदर, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर. यस, सेकंड जो है पैटर्न. यस, पैटर्न को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, कि किसी चीज़ को सेव करके रखना, संभाल कर रखना, सेफ रखना इस पैटर्न. A person who support and give money to artist, scholar and musician. वो पर्सन जो क्या करता है, कोई म्यूजिशियन है या कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है उसको संभाल कर रखना, उसको संरक्षित करना, उसको मनी प्रोवाइड करवाना, वो चीज़ हो गई पैटर्न. नेक्स्ट जो न्यू वर्ड है प्रशस्त. संस्कृत वर्ड है जो प्रशस्त है, वो क्या है, संस्कृत वर्ड है. उसका जो मीनिंग होता है द प्रेज ऑफ, प्रेज करना, प्रशंसा करना किसी को, वो होता है प्रशस्त. यस स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, यस पेज नंबर 90 चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. उसके बारे में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे. महाराजा श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. जो महाराजा थे श्री गुप्ता, वो क्या थे, फाउंडर थे, मतलब उनको संस्थापक थे, या वो उन्होंने स्थापना की थी किसकी, गुप्ता डायनेस्टी की, या वो फाउंडर थे किसके, गुप्ता डायनेस्टी के. ही रूल्ड ओवर पाटलिपुत्रा एंड सम नेबरिंग एरिया. उन्होंने कहाँ रूल किया था, कहाँ राज किया था, उन्होंने जो रूल किया था पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो रीजन्स है, आसपास के एरियाज़ में, नेबरिंग जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, रूल किया था. ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्ता. अब जो उनके जो सन थे, उनके सन का नाम है घटोत्कच गुप्ता. वी डू नॉट नो मच अबाउट दीज रूलर्स. उन्हें ज़्यादा जो रूलर्स के बारे में पता नहीं था. आफ्टर घटोत्कच गुप्ता चंद्रगुप्त फर्स्ट केम टू द थ्रोन. मतलब घटोत्कच गुप्ता के बाद जो राजा बने थे, कौन राजा बने थे, चंद्रगुप्त राजा बने थे. चंद्रगुप्त फर्स्ट जो क्या बने थे, किंग बने थे. ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू रेज पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उन्होंने जो गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसकी पावर और प्रेस्टीज को इम्प्रूव किया था. मतलब वो इनके पावर में आने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना किंगडम है वो बढ़ाना, इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था, और ये क्या आ गए थे, गुप्ता जो डायनेस्टी है वो पावर में आ गई थी, हम ऐसा कह सकते हैं. और फिर यहाँ बोल रहा है ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. और उन्होंने कौन सा टाइटल एडॉप्ट किया था, महाराजा धीराज का टाइटल एडॉप्ट किया था. चंद्रगुप्ता फर्स्ट रूल्ड ओवर 320 AD टू 335 AD. का 320 AD से लेकर इन्होंने 335 AD तक इन्होंने रूल किया था. चंद्रगुप्ता फर्स्ट का ने जो रूल किया था 320 से लेकर 335 AD तक इन्होंने रूल किया था चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने. यस, फिर यहाँ कह रहा है ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी. उन्होंने जो लिच्छवी एक प्रिंसेस है, राजकुमारी थी, उनसे उनकी मैरिड, उनकी शादी जो हुई थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी से हुई थी. लिच्छवी मतलब जो साउथ में जो लोग रहते हैं, साउथ साइड के लोगों को बोला जाता है लिच्छवी. वहाँ की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे उनकी मैरिज हुई थी. ही रूल्ड ओवर मगध. उन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया था, शासन किया था, मगध जो साउथ बिहार में है, प्रयाग, इलाहाबाद एंड साकेता, अयोध्या और उनके आसपास की जो नेबरिंग एरिया है वहाँ चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने क्या किया था, रूल किया था. यस, फिर हम देखेंगे
समुद्रगुप्ता के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट देखा है हमने गुप्ता डायनेस्टी का, अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्ता सबसे फर्स्ट हमने देखा था चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के अंदर ये पावरफुल किंग थे। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। यस, इन्होंने जो रूल किया था 335 से 375 एडी तक, 335 एडी से 375 एडी तक किसने रूल किया था? समुद्रगुप्त ने रूल किया था। यस, देखिए चंद्रगुप्ता फर्स्ट वॉज फॉलोड बाय हिज समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो किसको फॉलो किया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्तास कैरेक्टर एंड अचीवमेंट आर गिवन इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। कि समुद्रगुप्त ने क्या क्या गेन किया है उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, या क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, अचीवमेंट उनके कैरेक्टर के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? इलाहाबाद में जो पिलर्स है, पिलर्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो पिलर्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उन्हें बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो उन पिलर्स पर हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंस्क्रिप्शंस में हमें काफ़ी सारे उनकी हमें अच्छाई हो कि किस तरह के बहुत ही अच्छे किंग थे, अच्छे पर्सन थे वो समुद्रगुप्त, उनके बारे में हमें देखने को मिलता है इन पिलर्स के ऊपर, जो पिलर्स इलाहाबाद में हैं। द इंस्क्रिप्शन नॉन एज ए प्रयाग प्रशस्ति। और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब जो पिलर्स पर लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राज्ञ प्रशस्ति बोला जाता है। इज इन संस्कृत एंड वॉज कम्पोज हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। और जो इन्हें संस्कृत में क्रिएट किया गया था, उनके दरबार में जो कोर्ट में, मतलब उनके जो कोर्ट में कोर्ट थे, हरिसेन उनका नेम था, उन्होंने ही ये इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, उन्होंने ही ये क्या किए थे? कंपोज किए थे। जो हरिसेन थे उन्होंने ही क्या किए थे? ये जो समुद्रगुप्त के बारे में जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो उन्होंने ही कंपोज किया था। यस, अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट एंड पॉलिसी टूवर्ड वेरियस रूलर्स। कि समुद्रगुप्त जो थे उनकी क्या पॉलिसीज़ थी और किस पॉलिसी से वो आसपास के जो अपने किंग्स थे उनको कंट्रोल करते थे, किस तरह से उन्होंने उन किंगडम्स को कॉन्क्वेस्ट, उन पर कब्जा किया था, किस तरह से उनको जीता था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या उनकी पॉलिसीज़ होती थी, क्या समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ थी इनको जीतने के लिए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको बुक में दिख रहा है समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स उस टाइम पर जो चलते थे उसके पिक्चर्स आपको बुक में दिख रहे हैं। यस, देखिए हम जो इनकी पॉलिसीज़ देखेंगे समुद्रगुप्त की। फर्स्ट जो है, समुद्रगुप्ता फर्स्ट डिफीटेड द रूलर ऑफ आर्यव्रत और नॉर्दर्न इंडिया। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले फर्स्टली उन्होंने किसे डिफीट किया था? आर्यव्रत के जो रूलर है नॉर्थ इंडिया में, उन्हें डिफीट किया था, उन्हें हराया था आर्यव्रत को। फिर ही एनेक्स देयर किंगडम, और उन्होंने उनके जो किंगडम्स, उनके राज्य पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। एंड मेड देम ए पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर मतलब अपने शासन, अपने राज्य का उसे पार्ट बना लिया था। उस नॉर्थ इंडिया वाला जो के राजा को, आर्यव्रत को उन्होंने हराया था और उनके राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। यस, फिर देखिए दीज टेरिटरीज इंक्लूडेड, इन टेरिटरीज के अंदर उन कौन कौन सी आती? मथुरा, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। इन टेरिटरीज पर क्या कर लिया था? समुद्रगुप्त ने अपना कंट्रोल कर लिया था। यस, नेक्स्ट जो पेज नंबर हम देखेंगे, पेज नंबर 91 के ऊपर सेकंड पॉइंट है, समुद्रगुप्ता देन मार्च टू साउथ इंडिया। मतलब अब उन्होंने जो मार्च कहाँ से? दक्षिण, मतलब साउथ से स्टार्ट किया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण पथ भी बोलते हैं। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सेड ही वॉन ए विक्ट्री ओवर 12 रूलर इंक्लूडिंग दोज उड़ीसा। उन्होंने किन किन पे देखे कब्जा कर लिया था? उसमें 12 रूलर्स जो है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाला एरिया भी है। ही डिफीटेड दीज रूलर, उन्होंने इन राजाओं को हराकर, बट डिड नॉट एनेक्स देयर किंगडम। इन्होंने जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने उन जो किंग्स थे उनको हरा तो दिया था, डिफीट तो कर दिया था, बट क्या किया था? एनेक्स नहीं किया था, मतलब उन्होंने उन पर अपना कंट्रोल नहीं किया था, उन पर अपना कब्जा नहीं किया था। ही अलाउड दैम टू रूल बट दे पे ट्रिब्यूट टू गुप्ता एम्पायर। उन्होंने उन्हें रूल करने के तो अलाउ कर दिया था, बट उन्हें किसके लिए क्या करना पड़ता था? एक ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। जो किंग्स थे उन किंग्स को क्या करना होता था? ट्रिब्यूट पे करना होता था। इसके लिए उन्होंने इस पर कंट्रोल तो नहीं किया था, बट वो लोग क्या देते थे? इसके लिए ट्रिब्यूट देते थे समुद्रगुप्त को, वो जो किंग्स थे वो। पॉइंट थर्ड हम लोग देखेंगे, द किंगडम ऑफ आसाम एंड नेपाल एंड सम रिपब्लिक्स गनसंग ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश
सरेंडर टू समुद्रगुप्त। उसके बाद जो किंग थे, जो किंगडम्स थे, राज्य जो थे, आसाम हो गया, नेपाल हो गए, कुछ रिपब्लिक्स जो किंगडम्स थे, उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन्होंने क्या कर दिया था, समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया था, मतलब खुद ही समर्पित कर दिया था अपने आप को, अपने किंगडम को, जो उन्होंने किसको सरेंडर कर दिया था, समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया था। दे ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट टू द एम्परर। इसके अलावा वो इन्हें क्या करना पड़ता था, ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। ट्रिब्यूट के रूप में उन्हें क्या, या तो गुड्स या कोई मनी या तो कोई सामान या पैसा उन्हें समुद्रगुप्त को भेजना पड़ता था एज ए ट्रिब्यूट। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम क्या है, लड़ाई में आपसे जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने खुद ने ही ऑटोमेटिकली क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट, द फ्रंटायर किंगडम्स कुशान्स एंड साक चीफ्स ऑल्सो सबमिट बिकॉज दे वर नॉट पावरफुल इनफ टू अपोज समुद्रगुप्त। यहाँ ये बोल रहे हैं अब जो फ्रंटायर किंगडम्स थे, कुशान्स एंड साक जो चीफ थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने भी सबमिट कर दिया था अपने आप को। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो समुद्रगुप्त के सामने पावरफुल नहीं है, वो उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर वॉर होती है तो वो उनसे जीत नहीं पाएंगे उस वॉर के अंदर, इसलिए उन्होंने भी अपने आप को क्या कर दिया था, सबमिट कर दिया था। तो यहाँ हमने देखा किस तरह से जो समुद्रगुप्त इतने पावरफुल किंग थे कि उन्होंने अपना जो किंगडम है फैलाया, और किस तरह से किंग्स खुद आकर के उन्हें क्या कर रहे थे, सरेंडर्स कर रहे थे, इतनी उनकी पावर थी समुद्रगुप्त के अंदर। फिर किस तरह से एक्सटेंट ऑफ समुद्रगुप्त ने अपना किस तरह से राज्य फैलाया, यहाँ आपको दिया हुआ है मैप के अंदर। यस स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 92। अब पेज नंबर 92 पर आप लोग देखेंगे समुद्रगुप्तास एम्पायर comprised nearly the whole northern India with the exception of Kashmir and Sindh। यहाँ ये बोल रहा है समुद्रगुप्त ने अपने पूरे किंगडम में किसको शामिल कर लिया, पूरे नॉर्थ इंडिया, मतलब इंडिया का पूरा नॉर्थ वाला पार्ट उन्होंने समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। सिर्फ कश्मीर और सिंध को छोड़कर नॉर्थ का सारा पार्ट किसके कंट्रोल में था, समुद्रगुप्त के कंट्रोल में था। फिर देखेंगे वी लर्न फ्रॉम द पिलर इंस्क्रिप्शन दैट ही वॉज नेवर डिफीट इन वॉर। यहाँ ये कह रहा है कि जो पिलर इंस्क्रिप्शन पर हमें देखने को मिलता है कि ये अपने वॉर में कभी भी डिफीट, हारे नहीं थे। समुद्रगुप्त थे जो थे कभी भी वॉर के अंदर क्या नहीं हुए थे, डिफीट नहीं हुए थे। ही ऑफन कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, इसलिए उन्हें इंडिया का नेपोलियन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन। क्यों? क्योंकि वो किसी भी वॉर में नेवर डिफीट, वो नहीं हारे थे। यस, फिर देखेंगे अ वंडरफुल पर्सनालिटी। समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट कन्क्वेरर, ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर। सिर्फ वो एक समुद्रगुप्त एक अच्छे विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर, मतलब बहुत अच्छे विद्वान भी वो थे। समुद्रगुप्त जो थे उनके लिए बोला सिर्फ एक अच्छे राजा ही नहीं थे, बहुत अच्छे विद्वान भी वो थे। अ पॉट एंड ए म्यूज़िक लवर, वो एक पॉट कवि भी थे और एक म्यूज़िक लवर, कि उन्हें जो म्यूज़िक था उन्हें बहुत अच्छा लगता था, म्यूज़िक उन्हें पसंद था। हिज कॉइन्स शो हिम प्लेइंग ऑन ल्यूट दैट इज़ वीणा। सिक्कों पर देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का जो पिक्चर है वो वीणा बजाते हुए दिखाया हुआ है, कि समुद्रगुप्त क्या प्ले कर रहे हैं, वीणा प्ले कर रहे हैं। इस टाइप के कॉइन्स उस टाइम पे शो होते हैं समुद्रगुप्त के टाइम पर। फिर ही वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, वो क्या करते थे, लॉर्ड जो विष्णु, भगवान विष्णु को मानते थे, उनकी प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा करते थे। बट ही शॉड रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस फेथ, बट वो सभी जो रिलीजियस मतलब सभी धर्म के प्रति क्या करते थे, रेस्पेक्ट था, सभी धर्म का वो आदर करते थे। ही वॉज ऑल्सो ए पैटर्न ऑफ लर्निंग, इस तरह से वो कहीं ना कहीं लर्निंग के क्या थे, पैटर्न मतलब संरक्षक थे, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे। तो जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको वो क्या करते थे, पैटर्न करते थे। यस, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सबसे पहले जो हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड या उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। यस, देखिए चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो किसके सन थे? समुद्रगुप्त के सन थे। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 375 AD। ये अब जो राजा बने कब बने हैं? 375 AD में इन्होंने थ्रोन सिंहासन पर ये बैठे थे 375 में, चंद्रगुप्त सेकंड। यस, ही इज़ बेटर नॉन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नेम से। ही मैरिड कुबेर नाग। उन्होंने जो एक उनकी जो शादी जो हुई थी किससे हुई थी? कुबेर नाग एंड नाग प्रिंसेस। नाग प्रिंसेस थी कुबेर नाग, उनसे उनकी क्या हुई थी? मैरिज हुई थी। ही गेव द हैंड ऑफ हिज डॉटर टू द वाकाटक किंग रुद्रसेन। और उन्होंने अपनी जो डॉटर थी, अपनी बेटी थी, उनका जो हाथ है किसके हाथ में दिया था? वाकाटक किंग है रुद्रसेन जो किंग थे उनके हाथ में उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो उन्होंने कराई थी रुद्रसेन ने से करवाई थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। फिर देखेंगे कॉन्क्वेस्ट कि अब उन्होंने कहाँ पर जीत हासिल करी थी उसके बारे में, कि उन्होंने कहाँ पर कब्जा किया था, किन किन किंगडम्स को उन्होंने कंट्रोल किया था, ये हम देखेंगे। यस, चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड द शाक क्षत्रप ऑफ मालवा। उन्होंने किसको? देखिए, शक क्षत्रप ऑफ मालवा के जो शक क्षत्रप थे उन्हें हराया था। गुजरात एंड काठियावाड़, इंडियन राजाओं को उन्होंने हराया था। मालवा के, गुजरात के और काठियावाड़ के जो किंग्स थे उनको उन्होंने डिफीट किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। फिर आप देखेंगे एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर, लोहे का पिलर, सेज दैट हिज विक्टोरियस आर्म रिच्ड नॉर्दर्न अफगानिस्तान। वो जो पिलर है वो आयरन पिलर है कि वो बताता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त सेकंड जो है नॉर्थ अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। मतलब कंट्रोल करते करते, किंगडम्स को कंट्रोल करते करते कहाँ तक पहुंच गए थे? वो नॉर्थ अफगानिस्तान तक के पार्ट को उन्होंने क्या कर लिया था? अपने कंट्रोल में कर लिया था। यस, फिर देखेंगे ही डिफीटेड साक रूलर रुद्र सिम्हा थर्ड। उन्होंने जो साक के जो रूलर थे, राजा थे, रुद्र सिम्हा थर्ड, उन्हें डिफीट हराया था। इट इंडेड द साक रूल फ्रॉम इंडिया। और इस तरह से जो साक जो रूलर, साक जो राज्य था वो इंडिया में क्या हो गया था? खत्म हो गया था, एंड हो गया था। ही टुक द टाइटल सकारी। उन्हें जो टाइटल एक मिला था, जो चंद्रगुप्त सेकंड को एक टाइटल मिला था, सकारी टाइटल उन्हें मिला था। ही ऑल्सो डिफीटेड सर्वल चीफ्स ऑफ बंगाल। उन्होंने काफ़ी सारे जो बंगाल के जो राजा थे, चीफ्स थे, उनको भी क्या किया था? डिफीट किया था। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी एंड फ्रॉम हिमालय टू द रिवर नर्मदा। अब जो उनका राज्य है, उनका जो एम्पायर है चंद्रगुप्त सेकंड का, वो कहाँ से कहाँ तक फैल गया था? बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक एंड हिमालय से लेकर रिवर नर्मदा तक। ही मेड द सिटी ऑफ उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। और उन्होंने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बना ली थी। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने उज्जैन को क्या बनाई थी? अपनी सेकंड कैपिटल बना ली थी। फिर देखेंगे हम अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त सेकंड कि ये जो अचीवमेंट्स क्या थे इनके। अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या इन्होंने हासिल किया था, क्या क्या उनकी उपलब्धिज थी। अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धि क्या क्या थी वो हम यहाँ देखेंगे। द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ गुप्ता ग्लोरी। हम कह सकते हैं कि गुप्ता ग्लोरी का जो ये है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट था। हम ऐसा कह सकते हैं। कौन सा पॉइंट था? हाईएस्ट पॉइंट था। फर्स्ट जो है इसके अचीवमेंट्स में हम देखेंगे फाहीन। फाहीन एक चाइनीज़ नेम है। फाहीन द चाइनीज़ पिलग्रिम, चाइनीज़ यात्री थे फाहीन। वॉज रिटर्न अबाउट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एज। उन्होंने जो यात्री थे फाहीन, चाइनीज़ जो पिलग्रिमेज थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्ता एज। कि गुप्ता जो एज है उसमें किस तरह से प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, उसके बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में कि किस तरह से वहाँ कंट्रोल होता है, किस तरह से ऑफिशियल वर्क होते हैं, किस तरह से कैपिटल के अंदर सारा रिकॉर्ड वहाँ का रखा हुआ है, उस स्टेट के बारे में, उस किंगडम के बारे में क्या है, और वहाँ इकोनॉमी इतनी अच्छी वेल डेवलप्ड है, किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारा उन्होंने लिखा था चाइनीज़ जो पिलग्रिमेज थे उन्होंने। यस, फिर सेकंड जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड वॉज
अ पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्होंने आर्ट और लिटरेचर को पैटर्न मतलब संरक्षण दिया था, उन्हें सेव किया था आर्ट एंड लिटरेचर को। कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ हिज एज, और उन्हीं की जो एज, उन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुए थे, कालिदास हुए थे। फिर थर्ड पॉइंट है चंद्रगुप्त सेकंड डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन विद चाइना एज वेल एज विद रोम एंड इजिप्ट। यहाँ ये कह रहा है चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने जो ट्रेड रिलेशन, बिजनेस जो रिलेशन है किसके साथ, चाइना के साथ एंड रोम एंड इजिप्ट के साथ उन्होंने बिजनेस रिलेशन डेवलप किए थे। मतलब फॉरेन के साथ भी अब वो ट्रेड करने लगे थे, बिजनेस करने लगे थे। चाइना, इजिप्ट एंड रोम के साथ अब वो क्या करने लगे थे, बिजनेस करने लगे थे। फिर देखेंगे ही इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। इसके अलावा उन्होंने जो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड, उन्होंने काफ़ी सारे कॉइन्स इशू किए थे, लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के उन्होंने इशू किए थे। द प्योरिटी ऑफ द मेटल स्पीक अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्ता एज। और जो कॉइन्स बने थे वो इतने प्योर मेटल के थे कि वो उस गुप्ता एज की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के बारे में बताता है कि किस तरह से जो गुप्ता जो एज थी या गुप्ता डायनेस्टी थी किस तरह से परफेक्ट थी एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, कि किस तरह से परफेक्शन था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, कि वहाँ प्योर मेटल के जो क्या बने हुए, कॉइन्स बने हुए। ये उनकी रिचनेस को या उनकी प्रॉस्पेरिटी की को शो करता है। फिर यस देखेंगे द किंग वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु। जो किंग थे, राजा थे, वो किसकी पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की। बट ही अलाउज हिज पीपल टू हैव देयर ऑन रिलीजियस बिलीव्स की, बट उन्होंने जो पब्लिक थी, जो सिटीजन्स थे, उन्हें अलाउ कर रखा था कि वो जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को वो मान सकते थे, लोग फ्री थे। उनको कोई बाउंडेशन नहीं किया था कि अगर किंग जो है लॉर्ड विष्णु की वर्शिप कर रहा है तो जो पब्लिक है उन्हें भी लॉर्ड विष्णु की ही क्या करनी होगी, वर्शिप। इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी। फिर देखेंगे 6 पॉइंट, हिज रीजन इज ऑफन कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एनिशिएंट इंडिया। तो उस टाइम, उस एरिया को, उस टाइम पीरियड को क्या, कौन सा टाइम पीरियड बोला है, गोल्डन एज बोला है इंडिया के लिए। वो कौन सा टाइम था, गोल्डन एज का टाइम था। बिकॉज ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि उस टाइम पर पीस, शांति थी, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि थी, एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट, मतलब हर फील्ड में उस टाइम पर क्या था, डेवलपमेंट था। इसलिए उस एज को कौन सी एज बोला है, गोल्डन एज बोला है। यस, फिर हम देखेंगे सक्सेसर्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। कौन कौन सक्सेसर थे चंद्रगुप्त सेकंड के, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद किस किस ने रूल किया था वो हम यहाँ देखेंगे। यस, तो सक्सेसर्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, कौन कौन उनके सक्सेसर्स थे, यस देखेंगे। कुमार गुप्ता सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो आए थे, कौन आए थे, कुमार गुप्ता, जो इनके क्या थे, सन थे। कुमार गुप्ता वॉज फॉलोड बाय समुद्र गुप्ता। जो कुमार गुप्ता ने किसको फॉलो किया था, समुद्र गुप्ता को फॉलो किया था। फिर देखेंगे ही डिफीटेड द, उन्होंने किसको डिफीट किया था, हुन्स एंड फियरेंस बैटल इन AD 458 में एक बैटल हुआ था, उसमें उन्होंने हुन्स को क्या किया था, डिफीट किया था। स्कंद गुप्ता डाइड इन 467 AD। 467 AD में जो थे, इनके जो सक्सेसर थे उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर देखिए हिज वीक सक्सेसर कुड नॉट चेक ह्यून्स एडवांस। बट अब जो है उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स आए थे वो काफ़ी क्या थे, वीक थे। दे हैड सीज्ड एक्सटेंसिव रीजन इन नॉर्थ वेस्ट, और इस तरह से वो उनका जो एरिया है वो उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो अपना जो साम्राज्य है या अपने किंगडम को और ज़्यादा नहीं फैला पाए थे। उनके जो सक्सेसर जो थे कुमार गुप्ता के बाद जो आए थे। यस, फिर स्टूडेंट्स हम देखेंगे फाहिन्स अकाउंट ऑफ इंडिया, कि जो फाहिन्स आए थे उन्होंने क्या लिखा था, कि उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा था अपनी बुक्स के अंदर, ये हम देखेंगे। यस देखेंगे, फाहिन स्टार्टेड
फ्रॉम चाइना इन 399 AD। वो चाइना से कब स्टार्ट हुए? 399 AD में ये कहाँ से? चाइना से स्टार्ट हो गए थे। मतलब उन्होंने जर्नी है अपनी जो 399 में क्या कर दी थी? स्टार्ट कर दी थी। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया फॉर नियरली 14 ईयर्स। उन्होंने जो इंडिया के अंदर कितने? 14 ईयर्स, 14 साल तक उन्होंने इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करी। 14 ईयर्स तक फ़ा हिंद ने जो क्या किया? इंडिया के अंदर ट्रैवल किया। फिर यहाँ ही कह रहा ही विजिटेड, उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया? देखिए, मथुरा में, काशी, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड कपिलवस्तु, इन एरियाज़ में उन्होंने क्या किया था? विजिट किया था इंडिया के। ही कलेक्टेड मैनी बुद्धिस्ट बुक, उन्होंने काफ़ी सारी जो बुद्धिस्ट बुक थी, बौद्ध धर्म के बारे में बुक थी, उनको कलेक्ट किया। फिर ही स्टेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा फ्रॉम मोर देन 3 ईयर। और जो कैपिटल था, मतलब जो राजधानी थी, जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पाटलिपुत्र, वहाँ पर मोर देन 3 ईयर, मतलब 3 साल से भी ज़्यादा वो वहाँ पर स्टे किया था। 3 साल से भी ज़्यादा वो वहाँ पर रुके थे पाटलिपुत्र के अंदर। फिर यहाँ ये कह रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स कलेक्ट करी थी, बुद्धिस्ट बुक्स उन्होंने कलेक्ट करी। ही रॉट ए बुक, उन्होंने भी एक जो थे फ़ा हिंद, उन्होंने भी क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी कॉल्ड फो को की, एक बुक लिखी थी उन्होंने, द ट्रैवल ऑफ फ़ा हिंद, मतलब जो उन्होंने ट्रैवलिंग करी थी इंडिया में उसके बारे में ही वो बुक थी उनकी, जो बुक थी। द बुक गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द कंट्री। वो जो बुक है वो लोगों की लाइफ के बारे में और जनरल कंडीशन ऑफ ए कंट्री, कि हमारे इंडिया की उस समय क्या कंडीशंस थी और लोगों की लाइफ कैसी थी उसके बारे में हमें नॉलेज देती है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो फ़ा हिंद की जो बुक थी। यस, देखिए फ़ा हिंद उन्होंने क्या क्या अपनी बुक के अंदर लिखा था, ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या बुक में उन्होंने देखे। फ़ा हिंद रॉट दैट पाटलिपुत्र हैड 2 ग्रैंड मोनेस्टरीज वर सम 700 बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड। यहाँ उन्होंने लिखा है अपनी बुक के अंदर कि पाटलिपुत्र के अंदर 2 ग्रैंड मोनेस्टरीज, मतलब 2 बड़े बड़े मठ है। मठ, मोनेस्टरीज को बोलते हैं मठ। मठ से मतलब होता है जहाँ बौद्ध धर्म के साधु रहते हैं। मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जहाँ रहते थे उसे बोला जाता है मोनेस्टरीज, हिंदी में उसे बोलते हैं मठ। तो वहाँ 2 इतने बड़े बड़े वहाँ पे मोनेस्टरीज थे। वहाँ पर 700 क्या रहते थे? बौद्ध मॉन्क रहते थे, बौद्ध साधु वहाँ पर रहते थे। फिर यहाँ बोल रहा है द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल डीपली इम्प्रेस्ड हिम। लोगों की वेल्थ, लोगों की संपत्ति, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि ने उन्हें काफ़ी डीपली, काफ़ी अंदर तक क्या किया था? इम्प्रेस किया था। लोगों से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। दे वॉज एन एक्सीलेंट हॉस्पिटल रन बाय वेल्दी पर्सन एट पाटलिपुत्रा। और कहाँ वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से पाटलिपुत्र के अंदर जो लोगों के द्वारा एक हॉस्पिटल जो रन करवाया जा रहा था उस समय, वो उन्होंने देखा। फिर यहाँ कह रहे हैं फॉर कंफर्ट ऑफ द ट्रैवलर रेस्ट हाउसेस एग्जिस्टेड इन लार्ज टाउन्स एज वेल एज ऑन हाईवेज। इसके अलावा अगर ट्रैवलर्स, मतलब बाहर से कोई यात्री आता है तो उसके रेस्ट के लिए उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े क्या बना रखे थे? जो रेस्ट हाउसेस बना रखे थे रेस्ट करने के लिए, ताकि अगर बाहर से कोई ट्रैवलर आए तो उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरह के रेस्ट हाउसेस उन्होंने बना रखे थे। हाईवेज पे बना रखे थे उन्होंने, या जो बड़े बड़े टाउन्स है जहाँ पर मोस्टली ट्रैवलर्स जाते हैं वहाँ पर। फिर कह रहा है फ़ा हिंद गैव ए गुड अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। जो फ़ा हिंद ने जो एक बहुत ही यहाँ के लोगों के बारे में जो बताया अपने बुक के अंदर, तो बताया था कि बहुत ही अच्छे से लोग यहाँ पर इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो पीपल है, काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं। फिर देखिए दे वर मोस्टली वेजिटेरियंस। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है? वेजिटेरियन हैं। फिर दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। वो कौन सा धर्म अपनाते? अहिंसा का मतलब वो किसी से के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं, अहिंसा यहाँ पर है। फिर है पीपल वर हॉनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग। पीपल जो क्या है? हॉनेस्ट है और कानून को जो लॉ है उसे फॉलो करते हैं, हॉनेस्ट है, ईमानदार है यहाँ पर जो लोग हैं। द किंग डिड नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। जो किंग है उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं किए थे उनके लिए। फिर द क्रिमिनल लॉ वॉज माइल्ड। और जो क्रिमिनल लॉ था, क्रिमिनल्स जो अपराधी थे उनके लिए जो लॉ था वो थोड़ा क्या था? माइल्ड, हल्का था। फिर यहाँ बोल रहा है द पनिशमेंट ऑफ डेथ रिमेन अननोन। यहाँ पर जो डेथ की जो पनिशमेंट है उससे सब अननोन थे, कि अगर कोई क्राइम होने पर जो पनिशमेंट दिया जाता है ना, डेथ का जो पनिशमेंट है,
तो वो यहाँ पर नहीं था, मतलब क्राइम करने पर यहाँ डेथ वाला पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, उन्होंने और क्या लिखा था अपनी बुक में, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू सर्वल कास्ट। सोसाइटी है, जो समाज है, उसे डिफरेंट कास्ट में डिवाइड किया हुआ था कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग समाज के लोग रहते थे। द चंदेल्स बिलोंग टू द लोएस्ट कास्ट। जो चैंडाल्स थे, वो चांडाल्स जो थे वो सबसे लो कास्ट से बिलोंग करते थे। दे डिड ऑल द अनक्लीन जॉब। जो भी मतलब अनक्लीन मतलब क्लीनिंग वगैरह साफ़ सफाई का जो काम है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता था। दे आर अनटचेबल्स। लोग उन्हें टच नहीं करते थे। दिस वॉज सर्टेनली एन अगली फीचर ऑफ इंडिया सोशल लाइफ। उन्हें ये इंडिया की जो सोशल लाइफ का सबसे अगली मतलब गंदा फीचर ये लगा, अनटचेबिलिटी वाला, कि जो लोग क्लीनिंग का वर्क करते हैं लोग उनके साथ टच नहीं करते हैं। उन्हें जो सोसाइटी के अंदर जो क्या किया जाता है, लो कास्ट का जो पोजीशन मिली हुई है उन लोगों को जो क्लीनिंग वगैरह का वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फा हिंस ने लिखा था अपने अकाउंट में कि किस तरह से बड़े बड़े मॉनेस्ट्रीज़ है, किस तरह से रेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं। जो इंडियंस है वो काफ़ी हॉनेस्ट है, यहाँ की इकोनॉमिक अच्छी है, लोग प्रॉस्पेरिटी है, डेवलप्ड है, लोग रिच है, और यहाँ जो हम कह सकते हैं अहिंसा को फॉलो करते थे लोग। तो ये सारा जो चीज़ें हैं उन्होंने फाहिन ने अपनी बुक में लिखी थी। यस स्टूडेंट्स, तो आर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। और पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया है चंद्रगुप्त, सबसे फर्स्ट जो हमने डिस्कस किए थे न्यू वर्ड्स डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो उन्होंने 320 से लेके 335 तक रूल किया था। फिर समुद्रगुप्त 335 AD से 375 AD तक उन्होंने रूल किया था। फिर जो चंद्रगुप्त सेकंड थे 375 AD तक उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। फिर जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे वो हमने देखे थे। एंड देन आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड उनके जो सक्सेसर्स आए थे, उनकी फैमिली जो आई थी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। यस स्टूडेंट्स, तो आर पार्ट 1 इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।